नमस्कार, जोहार। मसाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश। मैं शशांक शेखर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जो गठन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनी है। इसके पहले मोदी सरकार ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, है ना जी। तो आपको मालूम है कि पहले के चुनाव में 2014 हो या 2019 हो, बीजेपी को अपने स्तर से पूर्ण बहुमत मिला था। तो मोदी साहब ने जिस ढंग से जैसा मर्जी हो उन्होंने सरकार चलाई थी। और उस सरकार में खासकर ज़्यादातर जो हमें देखने को मिला कि निरंकुशता, मैंने एक निरंकुश सत्ता के तौर पर जो ये शासन उन्होंने चलाया और जो अपेक्षा थी वह लोगों को काफ़ी उस पर जो है खरा उतरे नहीं, जिसके कारण जो है इन्हें चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बोलती है कि पूरा जो इंडिया गठबंधन मिलकर भी 240 से लेके नहीं आया, लेकिन ये सबसे शर्मनाक बात है मोदी साहब के लिए, उनका करिश्मा के लिए। जो लोग बोलते थे मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक है, 400 पार लाएंगे। 400 पार का छोड़िए, तो 272 का अंक भी नहीं छू पाए हैं। जहाँ तक और भी बात है, सबसे शर्मनाक बात कि इन्होंने अपने चुनाव में जो है धार्मिक मुद्दा को खूब उछाला। चुनाव आयोग जो है मुख्य दर्शक बन के देखते रह गए, कोई भी एक्शन नहीं लिया और ध्रुवीकरण करने का तेज किया। ध्रुवीकरण करने का काम इन्होंने काफ़ी तेज़ी से किया और उनका जो बेहद नज़दीकी साथी दोस्त बोलिए जो अमित शाह हैं, जो होम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी धार्मिक ध्रुवीकरण करने का बहुत प्रयास किया। इसके बावजूद जो है वह 272 का आंकड़ा नहीं छू पाए। इवन वो अयोध्या के आसपास भी, अयोध्या की सीट तो हारे ही, अयोध्या के आसपास के सारे सीटें हार गए वो। तो उन्हें जो उम्मीद थी कि राम मंदिर के मुद्दे पर हम जो है 400 पार करेंगे, तो सरकार को ये झटका लगा और मोदी सरकार को, खासकर मोदी को ये बताया यहाँ की जनता, यहाँ के युवाओं ने कि बार बार जो है धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चलेगा। मुख्य मुद्दा यहाँ का होना चाहिए रोजगार, महंगाई, शिक्षा, किसानों की समस्या, इन सारे सवालों को लेकर ही चुनाव में उतरना चाहिए। तो बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथी शशांक शेखर सीनियर साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, लगातार काम कर रहे हैं, आकाशवाणी आदित्यपुर से भी जुड़े हुए हैं। तो हम बात करेंगे, इनसे ही पूछेंगे कि इस चुनाव के बारे में जो अभी तक उभर के आया है, खासकर उनका दो मुख्य सहयोगी एनडीए के, एक हैं जनता दल यूनाइटेड जो बिहार से हैं और एक है टीडीपी आंध्र प्रदेश से। उन लोगों को इस चुनाव में काफ़ी अच्छा सफलता मिली। जनता दल को 12 सीटें मिली है, वहीं तेलुगु देशम को 16 सीटें मिली है, यानी कुल 28 सीट। और लोजपा जो चिराग पासवान का था 5 सीटें। तो बिहार का जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और जो है सरकार बनाने में उन्होंने मदद किया है एनडीए के साथ में। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि बिहार सरकार, यानी बोलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो साथी हैं या टीडीपी के जो भी साथी हैं, उनका जो भी सांसद सदस्य चुन के आए हैं, उन्हें क्या मिला, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो शशांक जी, थोड़ा आप डिटेल से बताएंगे कि एनडीए को जो समर्थन दिया है जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, उन्हें क्या मिला और क्या मिलना चाहिए था। इसे अगर एक वाक्य में बोलूँ तो मोदी ने नीतीश और नायडू को झंझोना पकड़ाया है। हाँ, लॉलीपॉप। जी हाँ, बिल्कुल। आप देख सकते हैं जब 28 सीटें इन्होंने हासिल की है और उनकी बदौलत आप सरकार चलाएंगे, 5 सालों तक सरकार चलाने का सपना देख रहे हैं और उन्हीं पार्टियों के नेताओं को, सांसदों को जो मंत्रालय आपने दिया है, दोनों को एक एक कैबिनेट और एक एक राज्य मंत्री में मिला है। वो भी कोई बड़े विभाग नहीं है, महत्वपूर्ण विभाग भी नहीं है। अगर हम देखें कुल मोदी मिलाकर 72 मंत्रियों ने 9 जून को शपथ ली और इस बार शपथ ग्रहण भी रात को हुआ। वो क्या कारण है, खैर छोड़िए, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं एनडीए के, तो उनकी बदौलत अगर आप सरकार चलाते हो तो उनका तो ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें राजनीतिक गलियारे से आ रही थी कि ये गृह मंत्रालय या कृषि मंत्रालय, रेलवे हैं, वित्त मंत्रालय, इनमें से कुछ इनकी डिमांड शायद रहेगी और उसके लेकर ही अंदर खाने बार्गेनिंग भी चल रही है। ऐसी बातें आ रही थी, मगर सारी बातों का पटाक्षेप हो गया जब इन्होंने विभागों का बंटवारा किया। अब सिर्फ एक सस्पेंस बचा है, वो है स्पीकर का।
अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है कि कौन बनेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला पद है और जो तय करते हैं कि किस तरह से संसदीय कार्य चलेंगे, किस तरह से सदन चलेगा। इसको लेकर लोकसभा के अध्यक्ष की बड़ी भूमिका रहती है और अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उससे ही बात नहीं बनती है। अगर आप आगे के लिए सोचते हो कि हम मिलजुल कर सरकार चलाएंगे, आपने तो सारी बात बता ही दी कि किस तरह से इस बार भाजपा का प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में। अगर देखें आप 2019 में 303 सीटें लाई थी भाजपा ने अकेले, और उससे पहले 2014 में 282 सीटें लाई थी। मतलब अपने बुते सरकार चला रही थी। और आपने देख ही लिया 10 सालों के अंदर में मोदी सरकार ने किस तरह से मनमाने तरीके से योजनाएं बनाई, और जो विपक्ष के जो सांसद रहे उनका किस तरह से बाहर भेजने का काम, निलंबित करने का काम किया अपने तरीके से। ईडी से बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, वो सबने देखा है और पूरे विश्व मीडिया ने इस पर आलोचना भी की है, लगातार आलोचना की है। और बावजूद इसके वो उनका जो उनके अंदर में जो अहम की भावना वो बहुत चरम पर चली गई थी। खुद मैं वो लगा रहा था, हम की बात उन्होंने छोड़ दी कि सिर्फ मोदी है। मोदी सरकार का ही नारा होता था, सिर्फ मोदी एनडीए सरकार नहीं, मोदी सरकार। आज जो एकदम ताज़ा तरीन जो अभी बात सामने आई है वो है आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं प्रमुख, उन्होंने अभी आलोचना की है और एक तरह से सीधे ही तौर पे उन्होंने कहा है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और चुनाव के दौरान ही जेपी नड्डा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि अब हम बच्चे नहीं रहे कि आरएसएस के सहारे की ज़रूरत है, अब हम खुद ही फैसला ले सकते हैं, आरएसएस को आने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत बड़ी बातें हुई और हमको लगता है उसका नुकसान जो हुआ है भाजपा को। और राम मंदिर को लेकर इन्होंने जो भंजाया था, उनको लगा था कि इस बार हमें 400 पार तो सीटें मिलेंगी ही, और अति आत्मविश्वास इनका जो है ना एक तरह से नुकसान ही कर गया। चलिए ठीक है, आप अकेले दम पर 240 तो लाए, लेकिन ये हार है, उनकी नैतिक हार है, और माने या ना माने, लेकिन मोदी की ये नैतिक हार है। जिस तरीके से रचा गया सारा कुछ, सारी चीज़ें की गई थी प्लानिंग के तहत कि किस तरीके से विपक्ष का सफाया करना है, खास करके कांग्रेस को। और उन्होंने जो ये किया था कि कांग्रेस को टारगेट में लिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, और खास करके गांधी परिवार को लिया था। राहुल तो पूरे निशाने पे थे, बीच में वो निलंबित भी किए गए थे। काफ़ी संघर्षों के बाद फिर वो दोबारा आए, और हमको लगता है कि ये कुछ चीज़ें जो है वो सारे देश ने देखा, पूरे विश्व ने भी देखा कि किस तरीके से अहम के कारण, अहंकार के कारण इतना घमंड जो होता है। जब दो पक्ष की बात मोहन भागवत भी कह रहे थे कि एक स्वस्थ लोकतंत्र हम उसे ही कह सकते हैं जहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ एक मिलकर तालमेल बना के काम करें, जन कल्याण के काम करें, राज्य हित में काम करें। लेकिन ऐसा दिखा ही नहीं पिछले 10 सालों में। मैं बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को जो एक उम्मीद थी कि हमें अच्छा विभाग मिलेगा, जैसे कि बिहार में बहुत दिनों से डिमांड है कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए, राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए बिहार को, ताकि जो है वो विकसित कर सके अपने राज्य को। और उसी तरह तेलुगु देशम मैंने आंध्र प्रदेश में भी डिमांड हुआ कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और मोदी ने अपने भाषणों में कहा था कि हम देंगे। लेकिन यहाँ आप देखने को मिल रहा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा देना है तो कम से कम इनके पास जो है 2 विभाग जो है, टीडीपी और मान लीजिए जनता दल है, उनके पास 2 विभाग जरूर होना चाहिए था। एक था फिनांस मिनिस्टर और दूसरा था होम मिनिस्टर, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं मिला। इनका क्या कारण है? और उम्मीद है कि शायद स्पीकर का पद भी ना मिले, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है आपके नज़र में? मुझे अभी तक जो लग रहा है, और तमाम जो मीडिया के चैनल्स हैं, खास करके हम गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया के चैनल है जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उनसे जो बात उभर के सामने आ रही है, जो विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ जो राजनीतिक पत्रकार वगैरह हैं, वो उनकी जो बातें उभर के सामने आ रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ अंदर खाने बहुत बड़ी कुछ हो रही है बातें। मतलब ये समझौता वाली बात, खेला हाँ, जिसको हम अभी एक चालू भाषा में आ गई है, बंगाल से वो शुरू हुई थी, खेला होवे। तो ये हमको लगता है कि नीतीश के मन में भी वो कुलबुलाहट चल रही होगी कि भाई चलो आज सबक तो सिखाएंगे, चलो थोड़ा वेट एंड वॉच का जो है ना, मुझे लग रहा है कि नीतीश कर रहे होंगे। और नायडू के साथ भी जो हुआ है वो जग विदित है।
जिस तरीके से उनके साथ किया गया है, मोदी सरकार ने जो 2019 में भी जेल भेजा गया था हाँ उनको। जेल भेजा गया, वो तो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो दिए थे, सब ने देखा है। इसके बावजूद सबसे पहले तो हमको गले बात उतर नहीं रही थी जब इन्होंने गठबंधन को साथ के आए, गठबंधन में आए। भरो मुझे विश्वास नहीं था कि ये लोग आएंगे, लेकिन किस वजह से आए ये बात भी खुलकर सामने आएगी आने वाले दिनों में। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं, 4-6 महीने के अंदर ही पता चल जाएगी। अभी देखिए कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र और एक राज्य है, तो कई राज्यों में जो चुनाव होंगे तब तक देखिएगा काफ़ी कुछ समीकरण बदलेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें बदलेंगी। अभी तेजस्वी यादव ने भी बहुत बड़ा एक तरह से कटाक्ष किया नीतीश पर कि भाई क्या इसी के लिए आप चले गए थे, बिहार को क्या मुँह दिखाएंगे नीतीश जी। और हमें लगता है एक बात और है कि फिनांस मिनिस्टर के अंदर जैसे ईडी है, इसके बाद और भी DRD इस तरह के बहुत सारे विभाग हैं, और होम मिनिस्टर के अंदर CBI हैं। तो ये लोगों का काम होगा कि भाई अगर CBI उसके अंदर में है, ईडी उनके अंदर में, होम मिनिस्ट्री है, तो नायडू को और इनको कम से कम जनता दल को तोड़ने का उनका साजिश जरूर होगा। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए कि 293 है ना, 293 NDA के, उसमें अगर 28 सीट हम लोग का माइनस कर देते हैं तो 265 होता है। तो इनको मैंने बहुमत के लिए तो मुश्किल से 7-8 चाहिए। तो ऐसा स्थिति में अगर इनके हाथों में ईडी रहेगा या होम मिनिस्टर रहेगा तो आसानी से हासिल कर सकते हैं बहुमत जी तोड़ करके। तो इनका जो पहला का जो इतिहास रहा है कि तोड़ो सरकार बनाओ अपने, मैंने इनके प्रकार जो बीजेपी एक समय अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो एक बीजेपी होता था जो कहता था कि ये डिफरेंट पार्टी है, और एक समय जो है एक वोट के लिए उनकी सरकार गिरी भी है। लेकिन ये सरकार तो इतना निश्चिता उतर चुका है कि किसी भी तरह से विपक्ष को, सरकार को रहना नहीं देना है, रातों रात खरीद लेना है, भ्रष्ट लोगों को खरीद लेना है, उन्हें मुख्यमंत्री बना देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, कहीं ये साजिश तो नहीं है जी जी कि भाई JDU को तोड़ दो, TDP को तोड़ दो और उसका MP को पास लिया। ऐसा ये लोग क्या मुंह देखते रह जाएंगे ना। देखिए नीतीश और नायडू भी बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति के बहुत विशेषज्ञ भी हैं, इनको सब मालूम है। हम लोग जिस तरह से भी चर्चा कर रहे हैं, कोई भी आम व्यक्ति जिसे थोड़ी भी समझ हो राजनीति की, वो इस बात को समझ रहा होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो ये लोग ज़रूर करेंगे, पार्टी तोड़ने की कोशिश करेंगे, गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के ही सांसदों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए ही जो सक्षम विभाग इन्होंने मंत्रालय लिए अपने पास रखा जी जी ऐसा कुछ होगा ही। लेकिन उससे पहले हमको लगता है कि इन लोगों को भी सद्बुद्धि आ जाए। ये सद्बुद्धि तो नहीं आया है यहाँ पर शतरंजी चाल में कौन सह और कौन मात, ये आएगा, और ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि नीतीश के मन में क्या चल रहा होगा। बहुत हमको लगता है इस मामले में शातिर भी हैं बहुत। एक चीज़ बता रहे हैं शशांक जी कि नीतीश जी का जो उत्पन्न हुआ राजनीतिक है ना, जो इनका पृष्ठभूमि रहा है, वो समाजवादी आंदोलन से आगे बढ़े हैं। लेकिन ताज्जुब लगता है कि आदमी जो है इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी है मुख्यमंत्री पद में रहने के लिए या सत्ता में रहने के लिए, इन्हें सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। इनको आजकल बिहार में पलटू राम या पलटू चाचा कहा जाता है। कभी NDA में चले आया, कभी राजद के साथ सरकार बना लिया। तो इन्होंने जितना अपने सिलसिलेदारी करना था कर लिया। लोगों के बीच में इसकी छवि बहुत खराब है। पलटू राम पलटू चाचा कहना किसी के लिए, ये 2015 से मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल कभी उधर चले जाते कभी इधर चले जाते हैं। लेकिन जो है तब भी अगर देखा जाए तो अगर ये सैद्धांतिक रूप से समझते कि हमको किसका साथ देना है, देश का संविधान का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, किसानों की समस्या का सवाल है, इन सारे मुद्दों पर अगर देखा जाए तो किसी तरह से तालमेल नहीं बैठता है कि NDA के साथ आपको जाना चाहिए। कई एक और है, आप इन दोनों के अलावे आप देख लीजिए अजित पवार को, आप देख लीजिए एकनाथ शिंदे को, ये सारे तो शिवसेना और इसके थे, शिवसेना तो बीजेपी का NCP एकदम तो ये थे। ये अब कोई नैतिकता बची नहीं है। अब कहीं राजनीति करने वालों की, खास करके सत्ता की राजनीति करने वालों की नैतिकता बची नहीं है। कहीं भी कभी भी वो इधर से उधर हो सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए, और ये खतरा है लोकतंत्र के लिए। आने वाले समय में हम जिस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को हमें नकारना पड़ेगा, ऐसे लोगों को हमें खारिज करना पड़ेगा, और स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जिस तरह से मर्यादा का हनन हुआ है बार बार सदन में, दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी,
जहाँ पर कुर्सी फेंका फेंकी और गाली गलौज अपशब्दों का प्रयोग, कई चीज नौटंकीबाजी होती रही है। इसके लिए जनता ने उनको नहीं भेजा है चुनकर। इतने हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है सदन चलाने के लिए, और आप वहाँ पे लगे रहते हैं एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करने के लिए। देश कल्याण जय भाड़ में, ऐसा नहीं चलेगा। आने वाले समय में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमें अब जनता को खास करके रुख अपना पकड़ना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी और सही लोगों को चुनकर भेजना पड़ेगा। ये धर्म की राजनीति नहीं चलेगी ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह है। उसे आप सार्वजनिक करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास धर्म का इस्तेमाल राजनीति में कभी नहीं करनी चाहिए। वही तो आज लगातार कर रहे हैं। और अब देखिए पतन होगा। हाँ। आप कब तक आप उच्च शिखर लोगों कब तक बेवकूफ बनाएंगे? चरम पे आप पहुंच गए, आपका घमंड भी चरम पे पहुंच गया, सातवें आसमान पे। उसके बाद तो आप पतन शुरू हुआ। कहाँ 303 से आप 240 में आए हैं। अब कांग्रेस को आप कहते हैं कि आप खुद से नहीं कर पाए, तो चलो कांग्रेस कहाँ आपका 49 ऐसे कुछ 44 49 था लास्ट टाइम, तो वहां से आप 100 के आसपास आए। पिछली बार कहें तो पिछली दोनों ही बार में विपक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसीलिए तो मनमानी कर रहे थे ना। हाँ। लेकिन इस बार अस्तित्व में आया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुने गए हैं। अब आवाज उठेगी, सदन में आवाज उठेगी और मनमानी तरीके से कोई नहीं कर पाएगा। और आने वाले समय में सरकार भी कब तक चलेगी, हम दुआ करते हैं, मैंने दुआ कीजिए आप लोग भी कि सरकार स्वस्थ तरीके से चले, विपक्ष की बात भी सुनी जाए और अच्छी राजनीति हो वहां पे, शालीनता से बहस लोग करें। हम सभी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन बात वही खटक रही है कि नीतीश और नायडू को क्या हो गया। क्या झुंझुनाई पकड़ के ये लोग 5 साल चलेंगे, या इनके साथ भी खेला होगा, या ये मोदी के साथ खेला करने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। देखिए एक बात है कि अगर ये लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर कुछ इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, ये क्लियर कट है मामला कि जेडीयू हो, नीतीश कुमार हो, या तेलुगु देशम का ये हो नायडू जी हैं, ये अगर ठोस राजनीति नहीं करते हैं और ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेते कि उनके पार्टी बचे, तो ये निश्चित मान लीजिए कि आने वाले दिनों में ज़्यादा समय नहीं चाहिए इनको, 6 महीना समय चाहिए मोदी जी को। 6 महीना में पूरा पलट देंगे। इसके बाद नीतीश और नायडू को पूरी तरह से लात मार के लोग भगाएंगे, ये तो निश्चित है। इससे पहले कि ये जागरूक हो जाए, कुछ अपने हित के लिए, पूरे देश के हित में जो अच्छा हो वो काम करना चाहिए। ये बार बार हमारी तरफ से भी कहें, हम अपील करेंगे। अपील तो क्या, समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप समझ लो, वरना आग में चल रहे हो, जलने का तो बड़ा खतरा है। तो बिल्कुल एक दिन ऐसा होगा। आज नवीन पटनायक जी का क्या हुआ, छत्र छाया में एक बात देखिए, खत्म कर दिया उन्होंने। हाँ, एक गौर करने वाली बात है। आप देखिएगा कि जिन लोगों ने बीजेपी के साथ पैक्ट किया और चुनावी रणनीति बनाई और लोग उनके साथ रहा, उनका खात्मा जो है धीरे धीरे होते गया, ये निगलते गया। जैसे कि इनका मुख्य साथी था महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे को खत्म करने में उसको समय नहीं लगा, तोड़ दिया। शरद पवार को भी तंग किया, शरद पवार का पार्टी को तोड़ दिया। चुनाव में नतीजे उल्टा अलग बात है, लेकिन इनका काम है कि जो इनका साथी है उनको भी लपेटे में ले लो, जो शुरू से साथ दे रहे हैं। हाँ। सैद्धांतिक रूप से भी अगर देखा जाए कि शिवसेना हिंदू के सवाल पर जो है बीजेपी को साथ दिया, बिल्कुल। लेकिन ये जो शिवसेना के नेता थे उद्धव ठाकरे को भी काफी गहरा चोट पहुंचाया। तो बोलता है कि ये राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, इन्होंने साबित कर दिया। कोई नैतिकता नहीं है, शालीनता से कोई बहस नहीं करना है। पूरे लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत सारा ऐसा बिल पे पेश हुआ और पास हो गया बगैर बहस का। आपको जानकर बहुत ही ताज्जुब लगेगा कि आप अगर सर्च करेंगे तो 65% से ज़्यादा जितने भी कानून पिछले 10 साल में बना है उनमें कोई बहस नहीं हुआ। ये क्या बोलते हैं उनको, अध्यादेश के जरिए लागू किया है। स्वच्छ बहस कभी नहीं रहा। तो ये सवाल है, श्रम कानून बने, किसानों के लिए जो कानून बने, वो अध्यादेश ही थे। 700 से ज्यादा किसान मर गए, अभी तक देखने नहीं गए। अभी देखिए आज ही जो है मणिपुर का जो है सवाल पर जो है मोहन भागवत ने खुद कहा वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए, उनकी आवाजों को सुनना चाहिए। लेकिन ये तो है कि मन की बात करने वाली जो है सिर्फ धन की बात करते हैं। अब उम्मीद करें कि अब विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है और गठबंधन की सरकार चल रही है। अब तो सद्बुद्धि आए प्रधानमंत्री जी को, हम यही उम्मीद करते हैं। अब कब तक चलेगी सरकार कोई नहीं कह सकता है। नीतीश का मन कब बदलेगा, नायडू कब अपना किनारा कर सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। चलिए हम लोग भी देखेंगे, वेट एंड वॉच। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, जानेंगे
कि सरकार किस ओर जा रही है। बस। और जल्दी ही 20 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि स्पीकर का चुनाव जो है 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बाद जो तस्वीर साफ हो जाएगी, पूरा पता चल जाएगा क्या करना है। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे और इसके साक्षी रहेंगे हम लोग। बस जुड़े रहें मशाल न्यूज के साथ में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार।